हेलो नमस्कार गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। और पहले तो सबसे पहले तो आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे कि ये खुशियों भरा त्योहार आपने अच्छे से मनाया होगा या मना रहे होंगे। और कभी कभी ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि 2 दिन है, आज और कल दोनों ही दिन मनाया जाएगा, तो 2 दिन मना लेना बहुत ही खुशी की बात होनी चाहिए। फिर हमारी लगातार ऑनलाइन क्लासों में आपका फिर से एक और नए वीडियो के साथ आ रहे हैं, मानव नेत्र और बिखरा हुआ संसार या रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा बिरंगा संसार। यानी कहने का मतलब है, कल तक हमने 9 पार्ट पढ़ लिए थे, अब ये 10वां पार्ट है, तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है। अब पहले ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए हम कंटिन्यू देखेंगे। मानव नेत्र के माध्यम से इस अद्भुत संसार को देखने में हमें समर्थ मिलता है। मानव नेत्र से हम अद्भुत संसार को देख सकते हैं। अद्भुत अद्भुत संसार को देखने में क्या होती है, सहायता मिलती है। फिर दूसरी बात, दूसरी हेडिंग आती है मानव नेत्र। यानी आंखों के द्वारा हम दुनिया को देख सकते हैं। अब दूसरा है मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या है, किस प्रकार का बना होता है। तो मानव नेत्र अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। अब आपने सुना होगा कि 5 ज्ञानेंद्रिय होती है, उसी में से एक क्या है, मानव नेत्र या मानव की आंख। ये अत्यंत मूल्यवान होती है और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय माना जाता है। अब इसको क्या, मूल्यवान मूल्यवान एवं सुग्राही सुग्राही ज्ञानेंद्रिय माना जाता है। क्या माना जाता है, ज्ञानेंद्रिय। अब इसके आगे देखो, मानव नेत्र लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे पर प्रतिबिंब बनाता है, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। यह लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे पर जिस रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, सुग्राही पर्दे को क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं, जिस पर क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर गुजरता है। प्रकाश क्या करता है, एक पतली झिल्ली से होकर गुजरता है, इस झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश, उसके बाद पहले क्या आता है, रेटिना। रेटिना के बाद क्या, किससे गुजरता है, पतली झिल्ली से, जिसे कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्निया। पहले तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर मानव नेत्रों का चित्र भी देखेंगे। यदि झिल्ली नेत्र के गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है, जिसे गोलक की आकृति या गोलाकार होती है, इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी से सूक्ष्म समायोजन करता है। कॉर्निया के पीछे की एक संरचना को परितारिका कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, परितारिका। कॉर्निया के पीछे की संरचना को परितारिका कहते हैं। आगे देखना, परितारिका गहरा पेशी डाइफ्राम होता है, जो कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी प्रकाश या किसी वस्तु का उल्टा या वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है, जिससे बहुत सी प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। प्रकाश पड़ने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तथा विभिन्न सिग्नल उत्पन्न करती है। ये सिग्नल दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क से जुड़ा होता है या मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। मस्तिष्क द्वारा इन सिग्नलों की ठीक प्रकार से व्याख्या करने में संशोधित कर लिया जाता है। अब आप मानव नेत्र का चित्र देखेंगे। क्या देखेंगे, मानव नेत्र का चित्र। मानव नेत्र का चित्र देखेंगे आप, किसका, मानव नेत्र का चित्र। तो कुछ इस प्रकार बना होता है। इस प्रकार बनता है कुछ, इस प्रकार बनता है। इसमें भी दो दो झिल्लियां होती है। क्या होते हैं, दो दो झिल्लियां। फिर यहाँ पर कुछ ऐसा होता है। फिर इसमें क्या होता है, द्रव्य भरा रहता है। इनके भी अलग अलग नाम होते हैं।
देखना, ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, बिल्कुल छोटा सा ही है। तो क्या था, अब इसके भाग को देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या है। ये है क्रिस्टलीय लेंस। इसे क्या बोला जाता है? इसे कहा जाएगा क्रिस्टलीय लेंस। क्रिस्टलीय लेंस। उसके आगे क्या कहा जाएगा? क्रिस्टलीय लेंस के बाद नेत्रोद। क्रिस्टलीय लेंस के बाद क्या कहा जाएगा? नेत्रोद। उसके बाद पुतली। उसके बाद क्या कहा जाएगा? पुतली। पुतली। फिर उसके बाद परितारिका। फिर परितारिका। फिर उसके बाद स्वच्छ मंडल। इसे क्या कहा जाता है? स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल। फिर क्या कहा जाएगा? ये द्रव्य भरा होता है उसे काचाप द्रव्य कहा जाता है। काचाप। क्या कहा जाएगा? काचाप द्रव्य। काचाप द्रव्य कहने के पश्चात यहाँ पर एक द्वारक होता है। क्या होता है? दृक तंत्रिका, जो जुड़ी होती है डायरेक्ट मस्तिष्क से। दृक तंत्रिका, बिल्कुल देखना। फिर एक है दृष्टि पटल, जो कि पीछे होता है। दृष्टि पटल। प्रतिबिंब इसी पर बनता है। दृष्टि पटल या रेटिना बोला जाता है। ये होती है पक्षमापी पेशियां, दो तरफ पक्षमापी। पक्षमापी पेशियां क्या होती है? पक्षमापी पेशियां। तो मानव आंख समझ में आया होगा आपको। उसके आगे देखो, एक आता है सुग्राही कोशिका की परिभाषा, वापस देखना। रेटिना पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है, जो विद्युत सिग्नल को उत्पन्न करने और उन्हें मस्तिष्क तक पहुंचाती है। अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेली जैसा पदार्थ होता है। अब आती है समायोजन क्षमता या समंजन क्षमता। अब क्या आती है? समंजन क्षमता। किसकी? नेत्र की। समंजन क्षमता। समंजन क्षमता। तो देखना किस प्रकार है समंजन क्षमता। अभिनेत्र अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वे अपनी फोकस दूरी को समायोजित करते हैं। अपनी फोकस दूरी समायोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है? समंजन क्षमता। अब समंजन क्षमता के आगे देखना, अभिनेत्र लेंस की क्षमता में परिवर्तन होने के कारण इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। जब पेशियां शिथिल होती है तो ये अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है तथा इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसी प्रकार इस स्थिति में हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाने में समर्थ हो जाते हैं। निकट की वस्तुओं को देखने में पेशियां सिकुड़ जाती है, जिससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाएगी तथा अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है, जिससे हम निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वे अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, समंजन क्षमता कहलाती है। समझ में आया होगा? इंपॉर्टेंट है, समंजन क्षमता पूछा जाता है बार बार। किसी वस्तु को आराम से स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपने नेत्रों को कम से कम यानी कितनी दूरी की आवश्यकता होगी? 25 डिग्री 25 सेंटीमीटर की आवश्यकता होगी। न्यूनतम दूरी कितनी होती है? न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अधिकतम दूरी की बात कर ली जाए तो अनंत होती है, या क्षैतिज तक देखा जा सकता है। अनंत कहाँ तक देख सकते हैं? अनंत तक। उसके आगे एक और बात आती है। ये तो निकट बिंदु था। ये क्या था? निकट बिंदु। और दूरस्थ बिंदु। तरुण वयस्क के लिए निकट बिंदु की आंख से दूरी 25 होती है तथा दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है तो दूर दूर बिंदु कहलाता है या दूरस्थ बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए अनंत दूरी पर होता है। सामान्य नेत्र के लिए क्या होता है? अनंत दूरी पर होता है दूरस्थ बिंदु। उसके आगे बात कर लेते हैं सामान्य नेत्र के लिए। ये अनंत दूरी पर होता है, अतः सामान्य नेत्र 25 डिग्री सेल्सियस से अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। नेत्र के क्रिस्टलीय लेंस में या क्रिस्टलीय लेंस के दूध या धुंधला होने की स्थिति क्या कहलाती है? अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस कहाँ है? तो अभिनेत्र लेंस यहाँ था अभी। क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है। क्या हो जाता है? धुंधला हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद। अभिनेत्र लेंस धुंधला या स्पष्ट रूप से नहीं देख पाने की स्थिति मोतियाबिंद कहलाती है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के
पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव है। उसके बाद दृष्टि दोष नाम आता है। दृष्टि दोष तो देखना, किसी वस्तु को आराम से स्पष्ट रूप से देखने के लिए नेत्रों के लिए कम से कम 25 डिग्री या 25 सेंटीमीटर दूर रखनी चाहिए वस्तु को। मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री होता है। एक मानव के लिए नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्या होता है 150 डिग्री, जबकि दोनों नेत्रों का समायोजन रूप से लगभग 180 डिग्री होता है। अब है दृष्टि दोष। नेत्रों में प्रमुख रूप से दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो अब विस्तार से देखेंगे दृष्टि दोषों को। 3 दृष्टि दोष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो क्या होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक क्या होता है लास्ट कौन सा होगा रे? एक होता है जरा दृष्टि दोष, जिसमें दोनों दोष आते हैं, निकटतम और दूरस्थ। देखना मानव नेत्र के दोष क्या? दृष्टि दोष, दृष्टि दोष तथा संशोधन, संशोधन, दृष्टि दोष तथा संशोधन। नेत्रों के लिए प्रमुख रूप से 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं, निकट, दूरस्थ और जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के बारे में पहला क्या पढ़ेंगे? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष की बात कर ली जाए तो निकट दृष्टि दोष युक्त किसी व्यक्ति को निकट रखी वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं। निकट की दिखाई देगी और दूर की नहीं। इसमें क्या होता है, जो नाम पर आधारित है, याद रखने का तरीका है, निकट की दिखती है, दिखती है, दूर की नहीं। इसमें क्या होता है, निकट की दिखती है, दूर की नहीं। और दूसरा होगा, या इसी में आगे देखो, इसमें निकट की वस्तु तो दिखाई देती है परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति को दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है तथा वे व्यक्ति कुछ मीटर की दूरी ही पर ही देख पाता है। इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति के लिए नेत्र को किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर दृष्टि पटल के सामने बनता है, तो इसे क्या कहा जाएगा? निकट दृष्टि दोष। इस दोष के उत्पन्न होने के लिए निम्नलिखित है। पहला कारण है, पहला कारण कौन सा है? नेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो जाती है। अभी नेत्र लेंस की क्या हो जाती है? वक्रता अधिक हो जाती है। दूसरा है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक का क्या? लंबा हो जाना। ये 2 कारण हो सकते हैं। तो देखना किस प्रकार नेत्र का भाग है वो लंबा हो जाता है, किस प्रकार देखना। ये कोई नेत्र लेंस है, कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पर कोई लेंस लगा होगा, तो आप क्या करेंगे, 1 2 और 1 3। इसमें क्या क्या होता है, कुछ इस प्रकार होगा। समझ में आ रहा है? तो इसका कारण क्या होगा? इन सब का कारण पहला तो होगा अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो जाना। दूसरा होगा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इस दृष्टि में क्या होगा कि रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है या दृष्टि पटल के सामने बनता है, तो इसमें निकट दृष्टि दोष होगा। अब इसका निवारण है, निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या है? इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल, निकट दृष्टि दोष के लिए क्या करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? अवतल लेंस का। इसके बाद है क्या? इसके बाद है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष की बात कर ली जाए, दूर दृष्टि दोष की बात कर ली जाते हैं, तो दूर दृष्टि दोष की बात करें तो इसमें दूर की वस्तु तो क्या होगी, दिखेगी। इसमें दूर की वस्तु, दूर की वस्तु तो दिखती है लेकिन दूर की वस्तु तो दिखती है लेकिन पास की नहीं, लेकिन निकट की नहीं। लेकिन क्या है, निकट की वस्तु नहीं दिखती, तो इसे क्या कहेंगे? दूरदृष्टि दोष कहेंगे। इसका कारण देखो, इसके कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का ज्यादा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। उसमें जो क्या नेत्र गोलक बड़ा हो रहा था निकट दृष्टि दोष में, लेकिन इसमें क्या है,
अभिनेत्र लेंस का गोलक है वो छोटा हो जाता है। ये दो इसका कारण है। इसके निवारण के लिए क्या किया जाता है? इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग। याद रखना है, 2 बार पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष, निकट की दिखती है लेकिन दूर की नहीं। दूर दृष्टि दोष, दूर की दिखती है लेकिन निकट की नहीं। पहला कौन सा है? निकट दृष्टि दोष। तो इसमें क्या होगा? निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखती है, निकट की दिखती है, दूर की नहीं, दूर की नहीं। इसका उपाय क्या है निवारण का? उपाय क्या है? अवतल, अवतल लेंस का प्रयोग करके। दूसरा है दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु दिखती है, दूर की वस्तु दिखती है, दिखती है लेकिन निकट की नहीं, निकट की नहीं, निकट की नहीं। तो इसे क्या कहेंगे? दूरदृष्टि दोष। इसका उपाय क्या होगा? इसका उपाय क्या होगा? देखो देखें, उत्तल लेंस का प्रयोग करके, उत्तल लेंस का प्रयोग करके। अब तीसरा प्रकार आ रहा है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो देखना किस प्रकार है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष आयु बढ़ने पर मानव नेत्र की समंजस क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। उचित संशोधन का उपयोग चश्मा प्रयुक्त न किया जाए तो वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो इसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण पक्षमापी पेशियों का दुर्बल हो जाना, क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण भी उत्पन्न होता है। कभी कभी व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष दोनों हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। इसे इसके उपाय के लिए क्या किया जाता है? इसमें ना तो निकट की दिखती है, निकट की दिखती है और ना ही, और ना ही, ना ही दूर की। इसका उपाय क्या करेंगे? ड्यूफॉक्सी लेंस का उपयोग करके। इसका उपाय है ड्यूफॉक्सी, ड्यूफॉक्सी लेंस का उपयोग करके किया जा सकता है। इसके आगे बात कर ली जाए प्रिज्म, तो इससे पहले कुछ देखेंगे परिभाषाएं। निकटदर्शी दोष का उपयुक्त क्षमता है, लेंस अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। दूरदर्शी दोष का उपयोग या उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का प्रयोग करके किया जा सकता है। जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करके। आजकल सहस्पर्श लेंस अथवा शैल्य हस्तक्षेप द्वारा भी दृष्टि दोषों का संशोधन किया जा सकता है। अब एक कांच का प्रिज्म प्रकाश की किरणों का अपवर्तन करता है। कांच का प्रिज्म है वो प्रकाश की किरणों का अपवर्तन करता है, वो देखेंगे। यानी प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। टॉपिक क्या है? प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। प्रिज्म क्या होता है? 3 कांच के टुकड़े त्रिभुज या 3D के रूप में त्रिभुज के तरह बना होता है, जिसको देखने पर हमें किस प्रकार दिखता है वो अभी चित्र में देखेंगे। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन क्या है देखें। प्रिज्म, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, अपवर्तन देखो देखें। प्रिज्म या त्रिपार्श्व। प्रिज्म क्या होता है? त्रिपार्श्व होता है। पहले देखो किस प्रकार होगा। एक प्रिज्म किस प्रकार होता है या त्रिपार्श्व किस प्रकार का होता है, देखना देखे, देखना देखे। कुछ इसी प्रकार का होता है क्या? प्रिज्म आपको दिखाई दे रहा होगा। इसे क्या कहते हैं? प्रिज्म। इसको क्या कहेंगे? प्रिज्म। तो देखना इसकी थ्योरी में बता रहा हूँ। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है या होता है जो 3 आयताकार फलक जो 2 त्रिभुजाकार फलकों से घिरकर बना होता है। प्रिज्म को इस प्रकार
रखा जाता है कि उसके आयताकार प्रिज्म की इस प्रकार रखा जाता है कि आयताकार फलक ऊर्ध्वाधर तथा त्रिभुजाकार फलक क्षैतिज हो। प्रिज्म के आयताकार फलकों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसे अपवर्तनक या अपवर्तक फलक कहते हैं। प्रिज्म के दो अपवर्तक फलक जिस कोर पर मिलते हैं उन्हें अपवर्तक कोर कहते हैं, और इस फलकों के मध्य से जो कोण बनता है उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण को ही अपवर्तन कोण बोला जाता है। प्रिज्म कोण को अपवर्तन अपवर्तन कोण बोला जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रिज्म कोण को ही अपवर्तन कोण कहा जाता है। आगे देखो, अपवर्तन कोण के सामने अपवर्तक कोर के सामने वाले फलक को आधार कहा जाएगा। अपवर्तक कोर के सामने वाले फलक को क्या आधार कहा जाएगा, जिसे इंग्लिश में बेस भी कहते हैं। इसे पहचानने के लिए प्राय घिस दिया जाता है। अपवर्तक फलकों के अभिलंबवत किसी समतल दर्पण द्वारा कटे प्रतिच्छेदों को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। यह समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है। यह किस आकार का होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु समबाहु त्रिभुज का मतलब सारी भुजाएं एक समान समबाहु त्रिभुज के आकार का होगा। उसके आगे बात कर ली जाए, अतः सैद्धांतिक रूप से प्रिज्म को समबाहुभुज त्रिभुज द्वारा व्यक्त किया जाएगा। समबाहुभुज या बहु समबाहु त्रिभुज द्वारा व्यक्त किया जाएगा। एबीसी एक प्रिज्म है जिसका मुख्य परिच्छेद AB तथा SC फलक या अपवर्तक फलक BC आधार है तथा A प्रिज्म कोण है जिसका मान लगभग क्या, अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो कोण कितने का होगा? 60 डिग्री का। आगे देखो, AB और AC गुजरने वाली कागज के लंबवत तलों से प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब है प्रिज्म का विचलन या प्रिज्म की क्रिया। देखो, जब प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म से होता है तो निम्नलिखित दो क्रियाएं होती है। एक तो प्रिज्म द्वारा विचलन, क्या होगा? प्रिज्म प्रिज्म द्वारा विचलन, प्रिज्म द्वारा विचलन होगा। देखना ध्यानपूर्वक। प्रिज्म, जब प्रिज्म के अपवर्तक फलक पर कोई एक वर्णित प्रकाश की किरण आपतित होती है तो प्रिज्म के दोनों अपवर्तक फलक के द्वारा किरण का दो बार अपवर्तन होता है। अब चित्र देखो किस प्रकार दो बार अपवर्तन होगा। प्रिज्म का आकार समबाहु त्रिभुज जैसा, कोण 60 डिग्री का। तो ये कोई एबीसी क्या है? प्रिज्म है। प्रिज्म को 3D में मानना है। कोई प्रकाश की किरण आती है, क्या आएगी? कोई क्या आएगी? प्रकाश की किरण। फिर क्या होगा? एक बार अपवर्तन, फिर दूसरी बार होगा। अब आपको ध्यानपूर्वक देखना है। अगर ये इसको आगे बढ़ाया जाए या आभासी पीछे प्रिज्म के पीछे तो इस प्रकार जो गमन करती है, और अगर और अभिलंब मान लिया जाए तो अभिलंब लंबवत होता है। इसका अभिलंब क्या होगा? कुछ इस प्रकार होगा। ये ND क्या है? NO अभिलंब है। फिर इसका अभिलंब देखेंगे, इसके लंबवत अभिलंब देखने पर कुछ इस प्रकार होगा। ये होगा OM, ये तो ON और ये OM। इसको इस बिंदु को R नाम देंगे। और ये क्या होगी? निर्गत किरण होगी। कौन सी किरण है? निर्गत किरण। इसे S भी कहते हैं। इसको Q नाम देंगे और इसको आपतित किरण को P, इसे क्या बोला जाएगा? आपतित किरण। आपतित किरण। अब इसको पीछे की ओर बढ़ाया जाएगा। इसको निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर यहाँ पर एक कोण बनता है जिसे O डैश बोला जाएगा। और ये कोण क्या होगा? डेल। अब मैं पढ़ रहा हूं, जैसे अपवर्तक फलकों द्वारा किरण का दो बार अपवर्तन होता है। पहली बार तो यहाँ पर होगा, दूसरी बार यहाँ पर होगा। जब कोई किरण है, प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो इसके फलकों द्वारा दो बार अपवर्तन होता है। किरण का दो बार अपवर्तन होने पर अर्थात प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपवर्तन का मतलब अपने मार्ग से विचलित हो जाना, इसी को प्रकाश का विचलन कहते हैं। किसी कोण से
जिस कोण से प्रकाश की किरण विचलित हुई है उसे क्या कहेंगे? विचलन कोण। विचलन कोण, जिस कोण से प्रकाश की किरण विचलित हुई है उसे विचलन कोण कहते हैं। और विचलन कोण को डेल से दर्शाते हैं। किससे? डेल से। आपतित किरण की दिशा तथा निर्गत किरण की दिशा के मध्य को कोण को क्या कहेंगे? विचलन कोण। आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा वे निर्गत किरण की दिशा के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन कोण। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहेंगे? विचलन कोण। और ये किरण कौन सी होगी? अपवर्तित किरण। इसको क्या बोला जाएगा? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। आगे देखना, उपरोक्त एबीसी एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण ए क्या होगा? प्रिज्म कोण होगा। जिसका एक कोण प्रिज्म कोण होगा। पी क्यू कोई एक वर्णीय प्रकाश किरण आपतन कोण आई तथा प्रिज्म के अपवर्तन फलक एबी का आपतित होती है। ये आपको दर्शाए गए हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, आप देख लेना। इसके आगे आता है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण दूसरा। तो इसी में है दूसरा। पहला तो विचलन था, अब है श्वेत प्रकाश का विक्षेपण किस प्रकार है। विचलन और विक्षेपण दो ही परिघटना होती है प्रिज्म द्वारा। तो आपको परीक्षा में भी इन दोनों में से एक तो पूछा ही जाएगा, चाहे वो अथवा में भी क्यों। तो दूसरी कंडीशन हम देखेंगे, जब श्वेत प्रकाश की किरण को अपवर्तक फलक पर आपतित करते हैं तो प्रिज्म द्वारा उसके विक्षेपण हो जाता है, अर्थात प्रकाश किरण अपने अवयवी रंगों में विभाजित। श्वेत प्रकाश किरण को जब प्रिज्म द्वारा गुजारा जाएगा या श्वेत प्रकाश किरण को जब प्रिज्म से गुजारा जाएगा तो ये अपने अवयवी रंगों में अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है, अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। आगे बात करेंगे किस प्रकार अवयवी रंग बनाता है वो देखें। पहले चित्र बना लेते हैं। ये कोई प्रिज्म है, इसमें किसी श्वेत प्रकाश किरण को गुजारना है, गुजार दिया। अब श्वेत प्रकाश किरण को गुजारने पर किस प्रकार विक्षेपण होगा? और कितने अवयवी रंगों में विभाजित होगा? 7 रंग होते हैं, तो 7 रंगों में विभाजित होगा। देखना कितने में? 3 3 6। तो एक और बनाओ फिर। ये 7 रंग हुए। अब इन 7 रंगों को कैसे दर्शाया जाएगा? ROYGBIV। अरे इसको उल्टा देखना, VIBGOUR। इन्हें क्या क्या बोला जाएगा? विग्योर। इसको याद रखने का। इससे कौन कौन से रंग बनते हैं वो भी आगे देखेंगे। पहले पढ़ रहा हूं कि तरंग का यानी किसी श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म से गुजर जाएगा तो वह अपने इस प्रकार 7 रंगों में विक्षेपित हो जाती है। और इन 7 रंगों को विक्षेपण का कारण क्या है? अपूर्तनांक। विक्षेपण का कारण क्या है? अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक किसके समानुपाती होता है? व्युत्क्रमानुपाती होगा। 1 अपॉन तरंग दैर्ध्य के
वन अपॉन तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब बात कर ली जाए प्रकाश क्या किरण का विचलन, तो अपवर्तनांक के समानुपाती होगा। प्रकाश किरण का अपवर्तनांक के समानुपाती होगा, वो भी देख लेना। अपवर्तनांक क्या होएगा? अपवर्तनांक समानुपाती होगा वन अपॉन तरंग दैर्ध्य, किसके? तरंग दैर्ध्य के। दूसरा प्रकाश की यानी प्रकाश किरण का विचलन, विचलन क्या होगा? विचलन विचलन समानुपाती होगा अपवर्तनांक के, अपवर्तनांक के। तो फिर टोटल क्या बनेगा समीकरण 1 और 2 से? विचलन बराबर वन अपॉन तरंग दैर्ध्य, अतः तरंग दैर्ध्य अलग अलग होने पर उनका अपवर्तनांक भी अलग अलग होगा। इसका मतलब क्या है? तरंग दैर्ध्य अलग अलग होने पर उनका अपवर्तनांक भी अलग अलग होगा, जिसके कारण इस समीकरण 2 के अनुसार रंगों का विचलन अलग अलग होने के कारण श्वेत प्रकाश किरण अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। और किस प्रकार? विबग्योर के रूप में क्रम से विभाजित हो जाती है। इनका क्रम होता है बीमिश बैंगनी, पहला रंग कौन सा होगा? बैंगनी। फिर दूसरा क्या होगा? बैंगनी के बाद जामुनी, क्या होगा? जामुनी। तीसरा क्या होगा? नीला, ब्लू है नीला। फिर जी है हरा। बैंगनी, जामुनी, यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा। फिर विब जी वाई ओ यू आर, वाई ओ यू आर। फिर येलो यानी पीला। फिर ओ यानी ऑरेंज। फिर यू यानी क्या होगा ऑरेंज के बाद? यू होगा नहीं, सीधा डायरेक्ट क्या होगा? आर। आर होगा, आर का मतलब होगा लाल। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और रेड, ये कुल मिलाकर 7 रंग होते हैं। अब आगे देखेंगे प्रकाश के अवयवी अंगों या अवयवी वर्णों को। इस बैंड यानी इस बैंड को क्या कहते हैं? इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम, एक नाम आया स्पेक्ट्रम। 7 रंगों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। आसानी से याद रखा जा सकता है विबग्योर द्वारा। प्रकाश के अपने अवयवी वर्णों में विभाजित को विक्षेपण कहते हैं। अपने अवयवी वर्णों या रंगों में विभाजन को क्या कहते हैं? विक्षेपण। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य के स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। एक समान दूसरे प्रिज्म का उपयोग करके स्पेक्ट्रम के वर्णों को और दूसरे प्रिज्म का उपयोग करके स्पेक्ट्रम के वर्णों को अधिक विभक्त करने का प्रयास किया, परंतु उन्हें और अधिक वर्ण प्राप्त नहीं हो पाए। फिर चित्र की तरह एक सर्वसम प्रिज्म, आप देखना किस प्रकार आइजैक न्यूटन ने प्रिज्म प्राप्त किए थे, यानी प्रिज्म द्वारा स्पेक्ट्रम प्राप्त किए थे। 2 प्रिज्म को क्रमागत ऐड करके एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण को गुजार कर जो भी अपवर्तनांक प्राप्त हुआ दूसरे प्रिज्म से निकाला था। देखना पहला प्रिज्म, फिर दूसरा, इस प्रकार। समझ में आ रहा है? जब श्वेत प्रकाश किरण को पहले बार ऐसे गुजारा गया था तो क्या हुआ? ये ऐसे गई, एक तो लाल रंग का स्पेक्ट्रम, एक दूसरा बैंगनी रंग का स्पेक्ट्रम। फिर लाल रंग विचलित हुआ, फिर बैंगनी रंग भी विचलित हुआ। फिर क्या हुआ था? सॉरी, यहाँ पर मिलेगी। दोनों ही किरणें आगे जाकर एक निर्गत किरण के रूप में निकली। किसके रूप में? एक निर्गत किरण के रूप में। इनको क्या कहा था? श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश किरण, श्वेत प्रकाश किरण। फिर इसको प्रिज्म 1, इसको प्रिज्म 2 बोला गया था। फिर ये पर्दे पर स्पेक्ट्रम प्राप्त किया गया था, इसे क्या कहते हैं? पर्दा। और ये भी किया है श्वेत प्रकाश। तो इस प्रकार आइजैक न्यूटन ने स्पेक्ट्रम प्राप्त किए थे, जिसमें 2 रंगों का स्पेक्ट्रम ज्यादा। अब ये वर्षा, ये श्वेत प्रकाश का समान रूप से स्पेक्ट्रम बनता है, इसे श्वेत प्रकाश कहा गया था। अब ये इंद्रधनुष,
ये वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों से दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष आपने सभी ने देखा होगा, वायुमंडल में 7 रंगों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण प्रतीत होता है तथा यह सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। यह क्या करता है, सदैव ही याद रखना है, सूर्य की विपरीत दिशा में बनेगा। जल की छोटी छोटी बूंदें बहुत छोटे छोटे प्रिज्मों की तरह व्यवहार करती है। इन बूंदों द्वारा प्रकाश आपतित या अपवर्तित तथा विक्षेपित हो जाता है। प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो जाता है तथा बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश पुनः अपवर्तित होता है। बूंद में प्रवेश करते समय और बूंद से वापस निकलते समय विक्षेपित होता है या अपवर्तित होगा तथा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न प्रेक्षण नेत्रों तक पहुंचते हैं। फिर क्या दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, इंद्रधनुष। अब इंद्रधनुष का चित्र देख लेना आप। इंद्रधनुष किस प्रकार बनेगा देख लेना आप। जब कोई सूर्य की प्रकाश की किरण आएगी, किस पर आएगी, जल की बूंद पर, तो ये क्या बनेगा, इस तरफ क्या बनेंगे, इंद्रधनुष बनेगा। और वो कितने रंग का होगा, 7 रंग का होगा। क्या होगा, 7 रंग का। कुछ इस प्रकार ये सूर्य, ये प्रकाश किरण, ये है जल की बूंद और यह है स्पेक्ट्रम या इंद्रधनुष। इसे क्या बोलेंगे, इंद्रधनुष, याद रखना। अब है इंद्रधनुष को समझने के लिए आंतरिक परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन को जानना आवश्यक है, लेकिन ये पाठ्यक्रम में नहीं है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन या आंतरिक परावर्तन, जब प्रकाश की किरण ओए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यदि आप आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। एक विशेष अपवर्तन कोण के लिए आपतन कोण 90 हो जाता है। इस आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं तथा इसे सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्रांति कोण सी सघन माध्यम से या सघन माध्यम में बना वह अपवर्तन कोण है या आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम से अपवर्तन कोण 90 हो जाता है। विरल माध्यम से क्या, अपवर्तन कोण 90 हो जाता है। यदि आपतन कोण को और बढ़ाए जाए, अपवर्तन कोण का मान भी क्रांति कोण से बड़ा या अधिक होता जाता है तो प्रकाश विरल माध्यम से बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश का आंतरिक यानी अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता है, वे अपने सघन माध्यम में वापस लौट जाता है। अगर कैसे, जब क्रांति कोण का मान 90 से अधिक कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, किसी पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह भाग बहुत चमकने लगता है। इस प्रकार पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा हो तो हम कह सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है। अब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वायुमंडल में उपस्थित गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की होती है। इसका अपवर्तन ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। इस कारण से गर्म वायु में होकर देखने पर वस्तु आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। अब वायुमंडल के अपवर्तन के कुछ उदाहरण दे रखे, वो डायरेक्ट हम समझेंगे। आपने थ्योरी पढ़ी होगी। पहला है तारों का टिमटिमाना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, परीक्षा में सवाल आता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आप बताओ तारे क्यों टिमटिमाते हैं, कमेंट में जरूर बताना आप। पृथ्वी के वायुमंडल में तारे प्रकाश में वायुमंडल में प्रवेशित होने पर पृष्ठ तक पहुंचते हैं तथा लगातार अपवर्तन होता जाता है। जब तक वो तारे का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचता है तब तक लगातार क्या होता जाता है, अपवर्तन होता जाता है। आभासी स्थिति इसी वास्तविक स्थिति में भिन्न दिखाई देती है, इसीलिए हमें क्या, तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब है ग्रह का नहीं टिमटिमाना। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, तारों की अपेक्षा ग्रह पृथ्वी के अधिक पास होते हैं इसलिए नहीं टिमटिमाते। अब है अग्रिम सूर्योदय या विलंबित सूर्यास्त। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है।
तथा वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देता है। अब है प्रकाश का प्रकीर्णन। सूक्ष्म कणों के द्वारा प्रकाश को अवशोषित करके पुनः सभी संभव दिशाओं में फैलाने की घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन की तीव्रता। प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता प्रकाश किरण की तरंगदैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है या व्युत्क्रमानुपाती होती है, वरना कोण लेमडा की पावर कितनी 4। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश किरण की प्रकीर्णन की तीव्रता। प्रकीर्णन का अर्थ तथ्य है प्रकाश की हमारे चारों ओर की स्थिति वस्तुओं के साथ अनन्य क्रिया करके आश्चर्यजनक परिघटना देखने को मिलती है। इससे कुछ परिघटना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। प्रकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र के जल का रंग, टिंडल प्रभा, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य के गहरे लाल रंग में दिखाई देना। अब है टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव हम बचपन से पढ़ रहे हैं। किसी अंधेरे कमरे में जब किसी रोशनदान से सूर्य की किरण आती है तो यानी कमरे में उपस्थित छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण हमें उस प्रकाश किरण में या किरण पुंज में दिखाई देते हैं। इस प्रभाव को क्या टिंडल प्रभाव कहा गया था? देखो इसमें क्या दे रखा है। पृथ्वी के वायुमंडल में सूक्ष्म कण विभिन्न अनुपातों में उपस्थित होते हैं। इन कणों में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, वायु के सूक्ष्मतम कण होते हैं। प्रकाश किरण पुंज के इन सूक्ष्मतम कणों को टकराने के पश्चात किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है और प्रकाश विसरित होता जाता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अब है स्वच्छ प्रकाश का आकाश का रंग नीला क्यों होता है? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वह सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है। लाल रंग की अपेक्षा क्या नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होने की वजह से हमें आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। अब है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय रक्तताप प्रतीत होना प्रकीर्णन की एक घटना है। किसकी घटना है? प्रकीर्णन की। अब हम देखेंगे हमारा पार्ट है वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे या बौद्धिक क्वेश्चन भी बोल सकते हो क्या? अन्य महत्वपूर्ण या बौद्धिक क्वेश्चन। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? नेत्र गोलक गोलक का व्यास कितना होता है बताइए जरा। तो हम देखते हैं लगभग 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन है एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग कितना होता है? क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र, क्षैतिज दृष्टि दृष्टि क्षेत्र कितना होगा? 150 डिग्री। फिर क्या देखेंगे? नेत्रदान मृत्यु के कितने घंटे के भीतर हो जाना चाहिए? नेत्रदान नेत्रदान कब तक हो जाना चाहिए? होना तो कितने मृत्यु के 2 से 4 घंटे के भीतर, 4 से 6 घंटे के भीतर, 4 से 6 घंटे तक उसकी वो है कोशिकाएं जीवित रहती है। प्रिज्म के अवयवी वर्णों के स्पेक्ट्रम हेतु परवर्णी शब्द कौन सा है? विबग्योर। वो तो आप याद रख ही लेंगे। कौन सा प्रकाश सबसे अधिक कम कोण पर झुकता है या जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल रंग। कौन सा रंग कम प्रकीर्णित होता है? प्रकीर्णित होता है तो लाल रंग। और अधिक कौन सा होगा? अधिक कौन सा होगा? बैंगनी। अधिक प्रकीर्णित कौन सा होगा? रे बैंगनी। इससे सवाल आता है लाल और बैंगनी में कंफ्यूज मत होना। परितारिका किसके पीछे स्थित होती है? कॉर्निया के। परितारिका परितारिका किसके पीछे होगी? किसके पीछे होगी? तो कॉर्निया के। कॉर्निया के पीछे होगी। परितारिका किसके पीछे? तो कॉर्निया के। दोपहर के समय सूर्य सफेद दिखाई देता है
प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होगा। इसी वजह से आंख किस रंग के लिए अधिक सुगराई होती है? तो हरे रंग के लिए। आंख किस रंग के लिए अधिक सुगराई होगी? अधिक सुगराई होगी तो हरा रंग। हरा। उसके आगे सर्वोच्च आंख के लिए दूर स्थित बिंदु तो अनंत पास तो 25 डिग्री सेल्सियस सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य दिखाई देता है। तो लाल मानव नेत्र में उपस्थित लेंस उत्तल। मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित होता है? मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? कौन सा लेंस होगा? तो उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस। उसके आगे बात कर ली जाए तो प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस अवतल दर्पण अवतल लेंस होगा, सॉरी। और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल और जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोक्सी लेंस होगा। निकट दृष्टि दोष के लिए नेत्र का गोलक का बढ़ना और दूरदर्शी दोष के लिए कारण है नेत्र का गोलक का छोटा हो जाना। फिर है तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपूर्णांक के कारण प्रकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण अब है रिक्त स्थान। पहला है किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से आसानी से देखने के लिए कम से कम दो यानी आसानी से देखने के लिए 25 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए या रखनी चाहिए। दूसरा है खाली जगह रंग के धुएं या कोहरे में सबसे कम प्रकाश का प्रकीर्णन होगा लाल रंग के। तीसरा है प्रकाश के अवयवी वर्णों के बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। वास्तविक या आभासी सूर्यास्त के बीच का अंतराल समय अंतराल होता है 2 मिनट का। जंगल के कुआसे में जल की बूंद प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण करती है, टिंडेल प्रभाव के कारण। तो उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका पाठ है वो कंप्लीट है और बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद।